ये इस तरह के बहुत से झूठ बोले गए हैं। फिर इंडियन मीडिया जो है वो इस हमले की टाइमिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ चीजें बता रहा है। इसमें जो सबसे अहम चीज है जिस पर इंडियन मीडिया ने थोड़ी सी बिल्कुल बात की और फिर वो बात गायब हो गई है, वो ये है कि ये जो मिलिटेंट्स थे, जो भी थे, जहां से भी आए थे, इनके पास M4 अमेरिकन कार्बाइन राइफल्स थी। ये वही M4 अमेरिकन कार्बाइन राइफल्स हैं जो जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जो दहशतगर्द थे उन्होंने भी इस्तेमाल की थी। तो इन लोगों के पास में यही असला था जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी छोड़कर गए थे। तो अब ये असला जो है ये पहलगाम में कैसे पहुंचा, उसके जंगल में जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उन तक कैसे पहुंचा, ये वो चीजें हैं जो कि जब भी इंडिया की पार्लियामेंट का इजलास होगा, तो जब ये इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान कार्ड खेला जा रहा है, जब ये थोड़ी सी गर्द बैठेगी तो फिर ये सवाल किए जाएंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में भी ये सवाल उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान में तो सबको पता है कि ये अफगानिस्तान के रास्ते से M4 कार्बाइन राइफल्स आई हैं। लेकिन ये अगर पहलगाम जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर है वहां पर भी पहुंच गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ से तो ये असला जो है ये पहलगाम नहीं पहुंचा, ये असला जो है किसी और रास्ते से वहां पर पहुंचा है। तो ये एक और इंटेलिजेंस फेलियर का और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक और पहलू है। एक तो पहलू ये हो गया ना जी कि वहां पे आपने टूरिस्टों को सेंसिटाइज नहीं किया और उनको आपने सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की, तो फिर वो जो मिलिटेंट्स वहां पे थे, वो जो भी थे, उनके पास M4 राइफलें कैसी आई? क्योंकि ये तो खुद वो जो वहां पर टूरिस्ट हैं ये तो उन्होंने बताया, और फिर मैंने खुद देखी है कुछ जो फुटेजेस हैं वहां पर हमलावर जो हैं वो नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं जी उनके पास कैसा असला था। और इंडियन मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया कि ये जो मिलिटेंट्स थे इनके पास M4 कार्बाइन राइफल्स थी, AK-47 थी। तो इतना भारी असला जो है वो वहां पर कैसे पहुंचा, ये सारे मामला जो हैं ये इशारा करते हैं कि और साबित करते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इंडिया की वो नाकाम हुई है। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, एक और मैं आपको बात बता दूं कि अभी इस वाकये से, यानी कि ये वाकया कल हुआ है 22 अप्रैल को, इससे चंद दिन पहले, सिर्फ चंद दिन पहले यही अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में टूरिस्टों पर अटैक पहले भी हो चुके हैं। तो जब टूरिस्टों पर अटैक पहले भी हो चुके हैं तो उसके बावजूद ये लोग जो हैं एक बहुत भारी मुकाम पर चले गए थे, इनको सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई? और इसीलिए आज जो श्रीनगर समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे जो मुकामी लोग हैं उन्होंने जो मुजाहरे किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जो मोदी सरकार है वो एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रही है, दूसरी तरफ वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर यहाँ पर भी हमारे खिलाफ भी कोई बहुत ही जारहाना कदम उठाने की तैयारी कर रही है। तो इस पर पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। और अब साथ ही साथ जो इंडिया ने ये ऐलानात किए हैं, चीन ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानी शहरियों के वीजे जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो पूरे खित्ते को एक जंगी जुनून में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से जो मिलिटेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में टूरिस्टों को कत्ल करने में कामयाब हुए। और हामिद मीर साहब, जब अब से कुछ अर्सा पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया था कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस पर काम करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। अब भारतीय मीडिया और भारतीय प्रोपेगेंडा बगैर किसी तहकीक के ये सब इकदाम भी उठा लिए हैं, ऐलानात भी कर दिए हैं। अब पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना चाहिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की है वो कहा है कि तफ्तीश करके जिम्मेदारों को तलाश करे और वाकये पर दूसरों पर इल्जाम धरने के बजाय भारत खुद एहतसाबी करे। देखिए, एक तो पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने एक बहुत मुहतात किस्म का रद्दअमल दिया है और उन्होंने ये जो टूरिस्टों पर अटैक है इसकी मजम्मत की है। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कल ये कह रहे थे जी कि इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए, ये तो वाकया जो है ये हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, लेकिन हमारी वजारत खारजा ने इसकी मजम्मत करके बहुत अच्छा काम किया है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो हमारे वजीर दफा हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है कि दहशतगर्दी का वाकया दुनिया के किसी भी मुल्क में हो हम उसकी मजम्मत करते हैं और यही पाकिस्तान की लाइन होनी चाहिए, यही पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की पॉलिसी ये नहीं है। वो जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब
उनके किसी इलाके में दहशतगर्दी होती है तो फिर वो कहते हैं कि ये इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, तो अगर फर्ज करेंगे वो पाकिस्तान मुलव्वस है तो दूसरी तरफ फिर वो ये बताएं कि जो ये इतनी लंबी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसमें जो फेंसिंग की हुई है, उन्होंने बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं, लैंड माइन्स बिछाई हुई हैं, तो यहाँ से जो US मेड M4 कार्बाइन राइफल्स हैं ये कैसे पहुंच गई पहलगाम के जंगल में। तो ये यहाँ पर 1993 से अब तक एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, दर्जनों मर्तबा यहाँ पे टूरिस्टों पर अटैक हो चुका है और इसके बावजूद उन्होंने इस जगह को जो है वो महफूज नहीं बनाया सयाहों के लिए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ अरसा पहले जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली है उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए और बड़े फख्र से बताया गया कि जी 2024 में तकरीबन 35 लाख टूरिस्ट जो हैं उन्होंने मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सैर की, और उसमें तकरीबन 43,000 जो हैं 43,000 फॉरेनर्स भी थे। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में आप दावा कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और वहां पर हमले भी साथ हो रहे हैं, तो इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि इंडियन मीडिया की भी है कि उसको सेंसिटाइज करना चाहिए था अपने लोगों को कि वो जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वो इस चीज का ख्याल रखें कि आर्टिकल 370 मुअत्तल होने के बाद जो वहां पे सूरत हाल है तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि ये जो पहलगाम का और अनंतनाग का इलाका है, अनंतनाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और पहलगाम जो है उसकी एक तहसील है। इस इलाके में पिछले 2-3 साल के दौरान तकरीबन 87,000 जो गैर मुकामी लोग हैं जिनका ताल्लुक इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों से है, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है, उनको डोमिसाइल दिए गए हैं। तो ये जो गैर मुकामी लोगों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि डेमोग्राफिक चेंज की जाए, आबादी में जो मुसलमानों का तनासुब है उसको कम किया जाए। जैसा कि इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत जो जम्मू का इलाका है वहां पर उन्होंने ये काम किया है। तो इंडिया का ये ख्याल था कि उन्होंने 370 मुअत्तल किया है, 35A मुअत्तल किया है, जम्मू की जो आबादी है मुसलमानों की उसको कम कर दिया है, तो अब यही काम वो वादिया कश्मीर में भी करेंगे और इसीलिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी वहां पे जो है ना अब बिल्कुल महफूज हो गया और जो मर्जी चला जाए। अब जो भी हुआ है वहां पे ये जिसने भी किया है, मेरा ख्याल है कि हम तो इसकी मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी के हर वाक़े की, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसका एनालिसिस करें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में करें कि 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमले के बाद पहली दफा 1993 में पहलगाम में जो हिंदू यात्री हैं उन पर हमला हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक वहां पर सैकड़ों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हमलों में मारे गए हैं। और 2023 में यानी कि सिर्फ 2 साल पहले पहलगाम के जंगल में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी, पुलिस और इंडियन एयरफोर्स जो है उसने ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे ऑपरेशन किया था और उस ड्रोन्स की मदद से किए जाने वाले ऑपरेशन के बावजूद उस लड़ाई में वो 7-8 दिन तक लड़ाई चलती रही थी और उसमें इंडियन आर्मी के बहुत से सीनियर अफसरान मारे गए और उनकी जो पुलिस के अफसरान मारे गए और ड्रोन जो है वो भी उसमें नाकाम हो गए क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है बड़ा थिक है, बड़ा घना जंगल है। तो ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले भी एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है, तो जब वहां पे सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं तो आपने टूरिस्टों को वहां जाने से क्यों नहीं रोका, उनको क्यों नहीं बताया कि आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए कि जहां पर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए तो पुलिस को भी वहां पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। अब ये जो लोग वहां पे जख्मी हुए हैं, मैंने खुद फुटेजेस देखी है कि जख्मियों को वहां के मकामी कश्मीरी मुसलमान हैं वो जख्मी हिंदुओं को अपने कमर पर लाद कर उनको कंधों पे बैठा के वो उनको नीचे पहाड़ से नीचे उतार के और उनको वो अस्पतालों तक पहुंचाते रहे हैं। तो वहाँ के जो मुकामी कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने ये जो एक बहुत ही काबिल अफसोस वाकया है, इसमें जख्मी होने वालों को बरवक्त तिब्बी इमदाद पहुंचाकर उनकी जानें बचाई हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने की बजाय जो इंडियन मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत काबिल मजम्मत है।
ठीक है, मीर साहब अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ने भारत से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। मुशाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने, हम देख रहे हैं कि रिवायती रिस्पॉन्स रहा है उसका, खुद एहतसाबी की बजाय वो पाकिस्तान को उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है। तो अब तनाव की तरफ जा रही है मजीद सूरत हाल। आने वाले दिनों में आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान की नीयत साफ हो गई कि ये काफी दिनों से बात कर रहे थे इंडस वाटर्स ट्रीटी की, उसको मुतनाज़िर भी बनाने की कोशिश की, उसके बारे में धमकियां भी दी इन्होंने, और इन्होंने अब इस वाकया को बहाना बनाया और उस बहाने के तहत ये बिल्कुल प्री प्लान्ड और स्टेज मैनेज्ड है इंडिया का ये जो यकतरफा मुअत्तल करना इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सियासी बुनियाद पर उन्होंने ये एक्शन लिया है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था, अमेरिका शामिल था, और ये 1960 से चल रही है। तो ये इनका वाज़ेह हो गया कि ये वो अब इसको एस्केलेट करना चाहते हैं सफारती हवाले से इसको, और चूंकि इन्होंने अपने मीडिया को भी तैयार किया है, झूठा प्रोपेगेंडा भी किया है, और उस किस्म की एक्टिविटी के पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव डाला जाए और पाकिस्तान पर एक बेबुनियाद इल्जाम तराशी की जाए। तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। तो पाकिस्तान को चाहिए टेक इट अप इंटरनेशनली, क्योंकि ये एक कानून की भी, इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है जो हिंदुस्तान ने एक तरफा एक्शन लिया है, और ये काबिल मजम्मत है इंटरनेशनली, क्योंकि इस इंटरनेशनल ट्रीटीज जिसका ताल्लुक पानी से है और जिसका ताल्लुक दोनों के अवाम के साथ है, उसको एक तरफा मुअत्तल करना इज अनएक्सेप्टेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ। और ये इन्होंने बहाना बनाया है इस वाकया का। ये नीयत इनकी शुरू से थी और ये स्टेज मैनेज्ड है, प्री प्लान्ड है, जिसमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। शाहिद हुसैन सैयद साहब, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल हो सकता है वो तो आपने इस पर बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ने भी जो इब्तदाई तौर पर इस मामले पर बयान दिया है, वो यही कहा है कि कोई भारत से भी तो पूछे कि अगर मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो वहां कई अशरों से मौजूद 7 लाख फौज क्या कर रही है? एक तरफ वो कह रहे थे कि जी 5 सालों में हमने अमन और इस्तेकाम कायम कर लिया, जब से उन्होंने ये गासबाना कब्जा किया था 5 अगस्त 2019 को। 8 लाख फौज है, बाढ़ लगी हुई है, और कह रहे थे कि हर चीज अमन है, लोग से आए, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हमारा सारा मुकम्मल कंट्रोल है। तो अगर फॉल्स फ्लैग भी है और प्लस ये इनकी अगर फेलियर हुआ है उनकी सिक्योरिटी का, तो उनकी अपनी नालायकी है, अपना ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, तो उसका बहाना पाकिस्तान पर क्यों लगाया जाए? वैसे भी उस मुतनाज़ इलाका है कश्मीर का, उसमें कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी है, एक मुज़ाहमत है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम की जायज़ मुज़ाहमत है हिंदुस्तान के गासबा कब्जे के खिलाफ, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है इसराइल के खिलाफ। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है इंडियन एटीट्यूड, और मुझे अफसोस है कि इंडियन मीडिया उसमें उनके साथ है, इस जुर्म में शामिल है, पार्टनर्स इन क्राइम है, इस झूठ में, इस वॉर मॉन्गरिंग में, और इसको इंतशार को फैलाने में। मुशाहिद हुसैन साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया है, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में अपना मुकदमा पेश कर सकता है? किन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकता है? देखिए जी, दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। तो आप इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, इसको इंटरनेशनली टेक अप करें। और दूसरी बात है कि ये जो वाकया हुआ है, जो अफसोसनाक है, जिसकी हमने मजम्मत भी की है, क्योंकि हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं, और दहशतगर्दी खासतौर पर सिविलियन के खिलाफ तो अनएक्सेप्टेबल है। हम जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान का, उनमोगिब जो लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करता है, जिसके लोग मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में भी मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास जाएं कि वो एक तहकीकात कराई जाए कि ये वाकया हुआ है, इसमें झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है हिंदुस्तान। माजी में भी लगाए हैं इन्होंने झूठे इल्जाम, और आपने देखा कि सन 2000 में जब सदर क्लिंटन आए थे, उस वक्त चित्ती सिंह पुरा का वाकया हुआ, सिखों को मारा था इन्होंने। अब नायब सदर आया अमेरिका का, तो इन्होंने खुद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, और पिछले दफा बालाकोट पर हमला किया, उसमें भी झूठे इल्जाम लगाए। तो क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है मुशाहिद हुसैन सईद साहब?
ये रोकना तो जंग करने के मुतरादिफ होगा। ये तो इट्स वाटर एग्रेशन अगर ऐसी बात करता है। दिस इज विल बी टोटली अनएक्सेप्टेबल और ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। तो हमें जो है आबी जारियत हो या मुसल्ला जारियत हो या ये मीडिया की जारियत हो, हर किस्म की जारियत का हमें मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहलगाम वाक़े के बाद तो बड़ा मुहतात रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो अब अगर भारत की जानिब से ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं और अगर सूरत हाल उस तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है कि खुदा न खास्ता ये इकदाम उठा लिया जाए कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर दे, तो उसमें उसके पास ऐसी कैपेसिटी या इंतजाम है? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का फिर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए जी, वो ऐसे इशू है कि ये फिर ना खत्म होने वाले वाकया है। कल को फिर चाइना अगर इंडिया का पानी बंद कर दे, वो उसके ऊपर है, वो और हालात खराब होंगे। तो इस किस्म की एक्टिविटी हिंदुस्तान करेगा तो उसके नताज उसके लिए अपने खुद खराब होंगे। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को हमला करने की। जब उन्होंने हमला किया, खिलाफवर्जी की हमारे सरहदों की, तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हम जो सफारती सतह हो या फौजी सतह हो या सियासी सतह हो या मीडिया की सतह हो, हम तैयार हैं। हमारा केस मजबूत है, हम हक पर हैं और वो झूठ पर हैं और वो उनका गलत बयानिया है और वो एक किस्म की बुलिंग अप्रोच चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। वो अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड है और हम उसको मजम्मत भी करते हैं, उसको रद्द भी करते हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बगैर किसी सबूत के एक वन साइडेड डिसीजन लेकर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है भारत ने। बैनुल-अक़वामी ज़वाबित क्या कहते हैं इस पर? बैनुल-अक़वामी ज़वाबित कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर की खिलाफ वर्जी है और ये खुद जो मुआहिदा है इंडस वाटर्स ट्रीटी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने वर्ल्ड बैंक के तहत साइन किया था 1960 में, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये हिंदुस्तान ने जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं और ये खुद इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें यकतरफा तौर पर सियासी बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की है जो अनएक्सेप्टेबल है, जो कोई मौजूद मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर सकता और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। तो ये हमारा केस तो बहुत स्ट्रांग है और हमें इसको लेके जाना चाहिए बड़े आराम से, सुकून के साथ, कामली कूलली। और हिंदुस्तान का एटीट्यूड जो है बिल्कुल हिस्टेरिकल है, वो बिल्कुल घबराए हुए जैसे कोई जंग के लिए तैयार बैठे हैं, बुली का अप्रोच है। हमें उस तरह उनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा रिएक्शन सही होना चाहिए क्योंकि हम हक पर हैं और वो झूठ पर है। मुशाहिद हुसैन साहब, ये बताइएगा जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं भारत के इन यकतरफा इक़दामात ने, और अगर सूरत हाल मजीद तनाव की तरफ जाती है तो वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ना पाकिस्तान के ना भारत के। कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं ऐसे माहौल में? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल-अक़वामी बरादरी, और लकीली अल्लाह के फजल से हम उसके मेंबर भी हैं इस वक्त। हमें फौरन ये टेकअप करना चाहिए यूएन सेक्रेटरी जनरल से, हमें मीटिंग कॉल करनी चाहिए, मीटिंग बुलवाई जाए हमें, और हमारे जो लीडरशिप है उनको चाहिए कि ये जो P5 मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, उनसे फौरी राब्ता। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब साथ ही रहेगा शहरी रहमान साबिक सफीर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। शहरी रहमान साहिबा, बगैर किसी सबूत के कोई एविडेंस नहीं है, वन साइडेड डिसीजन लिया है भारत ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करके। एक तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, बैनुल-अक़वामी ज़वाबित क्या कहते हैं, और ये आलमी मुआहिदा है, कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से हो सकती है। यकतरफा फैसले पर आप क्या कहेंगे और पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हैरान कुन बात है, जैसा भी वो मुआहदा हो वो सारी जंगों को सर्वाइव कर चुका था, यानी कि जंग हुई और ये मुआहदा चलता रहा, कायम रहा। अब ये दूसरी बात है, अलग बात है कि वो कितना फाल है और कितने हमारे वाटर कमिश्नर मिल रहे थे और कितनी बातें वो भारत मान भी रहा था, मतलब वो अपना कंस्ट्रक्शन जारी रख रहे थे और आपके वाटर के फ्लो का काफी मुतनाज़ा मसला रहता था, वो अलग बात है। लेकिन थियोरी में, ऑन पेपर में एटलीस्ट इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट था और सारी जंगों को ही सर्वाइव कर चुका था। अब इन्होंने खुद अपनी तरफ से मुअत्तल किया है। पहले तो ट्रीटीज यकतरफा तौर पर इस तरह अमूमी तौर पर नहीं होती और ये खासा एंटी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन है कि आप पानी को हथियार बनाए जी। ये पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक जो जामिन रहा है इस ट्रीटी की, वहाँ जरूर रुजू करे कि ये किस तरह की वेपनाइजेशन है। पानी का वेपनाइजेशन दुनिया में कहीं नहीं किया जाता
बदतरीन हालात में भी ये ट्रीटी कायम रही थी। तो आप सोचें किस लेवल पर ये दीवारें बनाना चाहते हैं पूरे खित्ते में, और किस सतह तक ये। शेरी रहमान साहिबा, आप की हम राय ले रहे हैं। बहुत अहम बात आप कर रही हैं। इस वक्त अहम खबर ये आ रही है कि कौमी सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। क्या रिस्पांस होना चाहिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है और कहा है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दाम के खातिर खा जवाब का फैसला किया जाएगा। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, क्या बताया मजीद वज़ीर दिफा ने? देखिए जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से भी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना था कि जो भारत की तरफ से जो एक्शन लिए गए उसकी भरपूर जवाब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस इजलास में आर्मी चीफ, DGISI समेत तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान समेत दीगर हुकाम भी जो है वो इसमें शामिल होंगे और इस इजलास में फैसला किया जाएगा, जो कि भरपूर जवाब देने के हवाले से बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ का कहा था कि हम भारत को तमाम इन एक्शंस का भरपूर जवाब भी देंगे और जो भारत ने एक्शंस किए हैं उस एक्शन के हवाले से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी देगा और जो पाकिस्तान इस एक्शन के हवाले से जो जवाब देना बनता है उस हवाले से भी तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ से। आप अपडेट कर रहे थे। शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी साहिबा, कंटिन्यू कीजिएगा, आप कह रही थी। जी, वो आप तो देख रहे हैं पाकिस्तान ने यह बर्वक्त ये कन्वीनिंग की है, ये जरूरी है। और बस मैं यही इतना कहूंगी कि इशू को एस्केलेट करना, फ्रैंकली इस पूरे मसले को लगता है मिनटों में इन्होंने फैसला किया, मिनटों में तय कर लिया पाकिस्तान को मरूज़े आपने इल्ज़ाम रखना है, कठेरे में खड़ा करना है। उनके अमेरिका के नायब सदर उस मुल्क में इस वक्त विजिट कर रहे थे। सबको याद आ रहा है सन 2000 का वाक़या जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अमेरिका के आए हुए थे। इसी तरह वहाँ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हमला हुआ था। इसी तरह इन्होंने एक स्टोरी घड़ी थी, आज तक वो प्रूव नहीं कर सके हैं बॉडीज। उन्होंने 5 क्यों निकाली थी उधर से, कभी उनकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो सकी। कहते रहे कि हमने पकड़ लिया है, हमने खुद आइडेंटिफाई कर लिया है, शनाख्त कर लिए, और ये पाकिस्तान ने किया। बाद में अब इतने साल गुजर गए, सबको पता चल गया उसका कच्चा छट्टा क्या था। दे कुडंट प्रूव एनीथिंग, और काफी बल्कि मशकूक उसकी बाकी ताने बाने निकले कि इतने मकबूजा कश्मीर के लोगों ने खुद गवाहियां दी हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अब ये खुद नहीं मैनेज कर पा रहे, मकबूजा कश्मीर को ओपन प्रिजन बनाया हुआ है। इंतहा पसंदी इस तरह अरूज पे आ चुकी है मुल्क के अंदर थ्रू आउट, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, कि अब ये बात को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ही लगता है मुझे। मैं वैसे तो नहीं करना चाहती इस तरह ब्लेम गेम, हम करते नहीं इल्जामात, लेकिन सारे जो पॉइंटर्स हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं। इतनी जल्दी कोई किसी मुल्क को ब्लेम नहीं करता, ना किसी इदारे को भी ब्लेम करता है। तो ये लगता है कि ये मकासद खास से मजमूम थे और इसमें उनका अपनी पहले से प्लानिंग थी। जी ठीक है, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ इस मामले पे बात कर रही थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक हाई कमिश्नर भारत में रह चुके हैं अब्दुल बासित साहब ने। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये यकतरफा इकदाम भारत की जानिब से लिए गए, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया, बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी गई, ऐसे लगता है बहुत हड़बड़ी में ये फैसले किए गए हैं और अब पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा भारत को। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का ताल्लुक है, वो तो जो आर्टिकल 12 है उसके तहत भारत या पाकिस्तान एकतरफा तौर पे ना उसको सस्पेंड कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक उसका इस वक्त फौरी तौर पे तो कोई असर नहीं होना, क्योंकि जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है सिंध से या चनाब से या झेलम से, वो तो फौरी तौर पे बंद तो नहीं हो सकता पाकिस्तान को मिलना। इसलिए हमें पैनिक नहीं करना
करना चाहिए इस वक्त। ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, तो हमें सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद शायद बालाकोट टाइप या उससे भी खतरनाक किस्म का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं, कोई ना कोई एक्शन भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, क्योंकि ये सारा ही ड्रामा रचाया गया है इस वक्त पहलगाम में, उसके पीछे बहुत से अजाइम हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, फिर बायलैटरल, फिर डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं। इस वक्त देखिए तमाम भारतीय मुसलमान जो हैं वक्फ जो अमेंडमेंट नया कानून आया उस पर एहतजाज कर रहे थे। उस एहतजाज को भी ख़त्म करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों को इस वक्त बैकफुट पे वो ले आए हैं और इसको हिंदू मुस्लिम इशू पे पेश कर रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल वाजे होता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी ये हिस्सा है। और फिर एक बात और बड़ी वाजे हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता। ये बार बार हम देखते हैं कि इस किस्म के वाक़यात होते हैं, इस किस्म की टेंशन दोनों मालिक के दरमियान होती है और उसकी बुनियादी वजह जम्मू और कश्मीर ही है। तो एक लिहाज से अच्छा भी है कि भारत इस किस्म के इक़दाम ले रहा है, क्योंकि हमें वाघा बॉर्डर तो पहले ही बंद था, लेकिन अफगानिस्तान को ऑब्वियसली उस अफगानिस्तान पे उसका असर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट अभी भी वाघा के थ्रू जाती थी इंडिया के लिए। लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाघा तिजारत के लिए पहले भी बंद था, अभी भी बंद हो जाएगा। वीजा पहले भी इशू नहीं हो रहे थे, अभी भी नहीं है, दोबारा उसकी भी आइटरेशन हो गई है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारत जरूर है कि हमें तैयार रहना है, अगले हफ्ते 10 दिनों में भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मामला खराब हो सकते हैं, इवन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी हालात खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त चौकन्ना रहना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस अलर्ट हैं और किसी मिस एडवेंचर का सही मुकाबला करने इस सब में अब्दुल बासित साहब पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो होगा। जो हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ उन्होंने कम किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी लोग जाएंगे, यहाँ भी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है या उनके आर्म फोर्सेस के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनको भी हम पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे देंगे। बाकी जहाँ तक वीज़ों का अगर उन्होंने पाबंदी लगा दी है तो पाकिस्तान भी पाबंदी लगा देगा। अगर उन्होंने सार्क वीज़ों पे पाबंदी लगा दी है तो हम भी उस पर पाबंदी लगा देंगे। बाकी जो है इंडस वाटर्स ट्रीटी का हमें फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक को अगर हमें कोई ऑफिशियल इस पे लेटर आता है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो हमें वर्ल्ड बैंक को फौरी तौर पे इतला करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि ये एक डेंजरस सिचुएशन मुस्तकबिल में डेवलप हो सकती है। और ये एक ऐसा मतलब मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक और दूसरी पावर्स जो हैं वो जामिन रही हैं और वो हैं अंडर द ट्रीटी। तो हमें अपने डिप्लोमेटिकली हमें इसको रैंप अप करना है अपनी डिप्लोमेसी को, ताकि जो भारत का भयानक चेहरा है वो भी हम एक्सपोज करा सकें। पाकिस्तान चूंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन इस साल एड्रेस में पाकिस्तान की तारीफ की थी, पाकिस्तान को सराहा था कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान ताउन कर रहा है। दूसरी जानिब और ये भारत को ऑब्वियसली इस वक्त ये 7 अक्टूबर के वाक़े के साथ भी इसको मिला रहे हैं जो गजा में हुआ कि हिंदू और यहूदियों के खिलाफ मुसलमान एक हो गए हैं या ये पाकिस्तान या फिर फलस्तीनी एक हो गए हैं। तो इस किस्म की चीजें भी हैं। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप अगर चीजों को देखें तो ये एक इंडिया का जो एक नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पेश किया जाए, एक फेल्ड स्टेट के तौर पे पेश किया जाए, तो ऑब्वियसली उसी एक नैरेटिव का हिस्सा है। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक कोई इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो रही है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर भारत कोई बहुत एस्केलेशन की तरफ जाता है तो उसको खुद भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी अपनी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन वाकयात के बाद जो आज स्टेप्स भारत ने लिए हैं उसके बाद एक अदद कहीं सर्जिकल। बिल्कुल अब्दुल बासित साहब, जो इकदामात लिए हैं भारत की जानिब से, अब हम ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये इकदामात लेने की भारत के पास कैपेसिटी है भी या नहीं, जो सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल किया। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद बिलाल सूफी साहब ने। अहमद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये फैसला तो कर लिया काबीना इजलास में भारत ने, अब इंटरनेशनल लॉज की रोशनी में आप हमें बताइए कि भारत क्या
उसके पास कैपेसिटी है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? अगर ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान के पास क्या लीगल ऑप्शंस होंगी? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के पास बैनुल-अक़वामी कानून के लीगल फ्रेमवर्क में ऐसी कोई कॉम्पिटेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर या ऑप्शन नहीं है जिसमें वो एक एग्जिस्टिंग ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस कर दे, यानी उसके तात्तुल का शिकार कर दे, उसके ऑपरेशन को, खास तौर पे जब वो ट्रीटी का ताल्लुक पानी से हो और पानी के फ्लो से रिलेटेड वो ट्रीटी हो। ऐसी ट्रीटीज अमूमी तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून में उनको प्रिजर्व किया जाता है। सो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुराना मुआहदा है जो विच स्टैंड किया है टाइम और इवेंट्स को, और उसी में सिर्फ एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है, वो आर्टिकल 12 है, और वो भी दोनों मुल्क अगर चाहें। उसके अलावा अबेंस की पावर स्पेसिफिकली कंफर की जाती है किसी भी बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन और ट्रीटी में। ऐसी कोई पावर ट्रीटी में मौजूद नहीं है, और सिर्फ एक फरीक को ये पावर तो दी ही नहीं जा सकती, बिकॉज अदरवाइज तो ट्रीटी का बेसिक सेंट्रल थीम जो है वही कंप्लाई विद नहीं होगा। तो ये कम्प्लीटली बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी इक़दाम है जो इस वक्त किया जा रहा है या की जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें होल्ड इन अबेंस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप अगर देखें कि ये अगर उज़र की लिया जा रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या कंडेम नहीं करता, दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक कानून है जिसका नाम 1373 है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की चैप्टर 7 की रेजोल्यूशन में तमाम ममालिक पाबंद हैं उस कानून के नीचे काउंटर करने के लिए टेररिज्म को अपनी अपनी जुरिसडिक्शंस में। और पाकिस्तान भी, इंडिया भी, तमाम ममालिक हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं। कभी भी अभी तक काउंटर टेररिज्म कमेटी की तरफ से पाकिस्तान में जो अमली इक़दाम लिए गए हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं रेज की गई। और अगर इंडिया समझता है किसी भी तौर पर कि पाकिस्तान इसी हवाले से इन्वॉल्व है, तो उसको उस वेन्यू पर सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी में अपना मौक़िफ़ लेके जाना चाहिए। वो एक वेन्यू होगा जहाँ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी बयान कर सकता है। उस तो तमाम चीज़ों को बाईपास करके एक ऐसा कदम यूनिलैटरली करना जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और अहमद बिलाल सूफी साहब, क्या चीन की जानिब से भी कोई इकदाम उठाए जा सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि चीन अपने पास से आने वाला पानी बंद कर दे? जी, वो तो जाहिर है एक रीजनल एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जिसमें आप एक ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप बाकी नेबरिंग कंट्रीज को ये हक इम्प्लाइडली तकवीज़ कर रहे हैं कि इस नौइयत के इक़दाम कोई भी मुल्क उठा सके। तो ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है, डेंजरस स्टेट प्रैक्टिस है, इसे हम स्टेट प्रैक्टिस कहते हैं। और सब कॉन्टिनेंट के रिवर्स की फ्लो, जिसमें कई मुल्क लोअर राइपेरियन है, कई अपर राइपेरियन है। चाइना इंडिया के लिए अपर राइपेरियन है और पाकिस्तान इंडिया के लिए लोअर राइपेरियन है। बांग्लादेश और बाकी ममालिक भी हैं, नेपाल भी है। तो इन तमाम ममालिक का आपस में 70-80 साल की जो स्टेट प्रैक्टिस है, उसमें आज तक इस नौइयत का वक़ुआ नहीं हुआ जिसमें एक ट्रीटी जो पानी से वाबस्ता है उसको होल्ड इन अबेंस या सस्पेंड या किसी तौर पर उसको तात्तुल का शिकार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पानी का ताल्लुक सिर्फ रियासत की डिग्निटी के अलावा सर्वाइवल से है। लोगों का राइट टू फूड उससे वाबस्ता है, राइट टू सर्वाइवल उससे वाबस्ता है। तो इस तरह के मामले को तो बेहद सीरियसली लिया जाता है। अहमद साहब, ये बताइएगा, इस मामले को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए तो बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान अगर अपना रिस्पांस देता है, वो हम कल देखेंगे इजलास के बाद क्या रिस्पांस दिया जाता है। अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अपना मुकदमा कैसे सामने रख सकता है कि भारत ने तो एक तरफ एकतरफा इक़दाम लेके धज्जियां उड़ा दी कवानीन की, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए? देखिए, पाकिस्तान एक तो इसको इंडिया ने जो 4-5 इक़दाम इस सस्पेंशन के अलावा और भी लिए हैं, इनको हम एक्ट ऑफ रिटॉर्शन कहते हैं, यानी कोर्सिव मेजर्स शॉर्ट ऑफ यूजिंग फोर्स, कोर्सिव मेजर्स, अनफ्रेंडली मेजर्स शॉर्ट ऑफ यूजिंग फोर्स। ये एक नापसंदीदी का इजहार है रियासत की जानिब से। चलिए, उनका राइट है, सॉवरन राइट है, वो पसंद या नापसंदीदा का इजहार कर सकते हैं। अव्वल तो उसके लिए भी बड़े क्लियर कवायद होने चाहिए। अगर टेररिज्म के किसी भी वक़ूए में आप दूसरी रियासत को मुलव्वस
समझते हैं ये समझ, तो आपको एट्रीब्यूट करना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ एक मौकफ की बुनियाद पर ये फर्ज कर लेना कि दूसरी रियासत जो कि एक रिस्पॉन्सिबल रियासत है उससे कोई चीज एसोसिएट कर लें कि उससे ये डिफॉल्ट हुआ है और उसके जवाब में आप ये 3-4 अनफ्रेंडली एक्ट करते हैं जो नॉन कोर्सिव इन नेचर तो हैं लेकिन इंतहाई अनफ्रेंडली के तौर पे देखे जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी मैचिंग रिस्पॉन्स का इख्तियार है अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी सूटेबल मेजर्स ले सकती है जिसमें इसी नौयत की मेजर्स कंसिडर किए जा सकते हैं। तो सियासी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातें या गवर्नमेंट या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे नीड टू एग्जामिन द लीगल आइटेनरी ऑफ सिमिलर अनफ्रेंडली एक्ट्स फॉर अ मैचिंग रिस्पॉन्स। साथ साथ इंडिया की जानिब से खास तौर पर सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी को या इसकी होल्डिंग इन अबेयंस को इसको रेज करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में और मुख्तलिफ और फोरम्स में कि ये पाकिस्तान के लोगों के इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के तौर पे भी लिया जाएगा। एक तो यह है कि हम इस इशू को रेज करें। आलमी बैंक की सालिसी में ये मुआहदा तय पाया, तो क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका नोटिस ले सकती है खुद से या हमें रेज करना होगा इस इशू को? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इशू में सर्वाइवल के इशू की तरफ लेके जा रहा है। अगर ये होल्डिंग इन अबेयंस जरा और सवालत पकड़ती है और शॉर्ट टर्म में इसको वो रिवर्स नहीं करते तो पाकिस्तान विल टेक इट एज अ सिचुएशन विच थ्रेटन्स रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के फ्रेमवर्क में जुरिस्डिक्शन में आ जाता है कि एक ऐसा मुआहिदा सस्पेंड हुआ है जिसका ताल्लुक लोगों के सर्वाइवल से है, जो अनेबल करेगा कि पाकिस्तान से बहुत ही एक्सट्रीम मेजर ले। तो पाकिस्तान इससे पहले किस तरह के कुछ इक़दाम के सोचे, उससे अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन जनरल असेंबली में यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क के नीचे ये चीज प्रेजेंट करनी चाहिए कि दिस डेवलपमेंट इज गोइंग टू थ्रेटन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिकॉज of the nature of activity which India is.